मानवीर की डगमगाते शरीर और उसकी धीमी लेकिन अटपटी बातें को सुनने का को यह समझने में देर ना लगी कि वो काफी ड्रिंक है। फर्श से उतरने के कारण में उसने ये भी महसूस किया कि उसकी दी पर की हड्डी गिरने के कारण थोड़ी मुड़ गई, जो उसे चलने फिरने में तकलीफ का कारण बन रही है। किसी के हरकत में आने की आहट मानवीर भी अब तक सुन चुका था, जिसके कारण उसने आहिस्ते से अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ और अपने सामने नैनिका की बड़ी सी आभा देख एकदम चौंक गया। अपने जज्बात को ना संभाल पाने की वजह से वह अपनी ही जगह पर किसी तरह खड़ा हुआ और रहनेका की तरफ अपनी तर्जनी उंगली निकालकर कहने लगा, तुम नैनिका होना? नैनिका? मेरी नैनिका होना? शराब के नशे की वजह से उसकी आंखें के आगे नैनिका का चेहरा साफ नहीं हो रहा था। यही कारण था कि वह बार बार एक ही सवाल को दोहरा रहा था। वही नैनिका बिना को प्रतिक्रिया से दिए चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और मानवीर के लिए केयर एक साथ दिखाई दे रहा था। शायद वह उसे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखते हुए छोड़कर जा नहीं पा रही थी। उसका पूरा चेहरा एक अजीब सी कश्मकश में उलझा हुआ साफ दिखाई पड़ रहा था। फिर भी वह इतनी स्थिर थी कि मानवीर ने इसे अपना भरम मान लिया और अपने हाथ को उसके आगे लहराते हुए सीढ़ियों पर ही बैठ गया। शायद मैं पागल हो गया हूँ, वो मुझे नजर आ रही है, लेकिन वह क्यों आएगी यहाँ? मैं यकीन नहीं, उसका अपने बच्चों की मौत का जिम्मा मैं उसे कैसे ठहरा सकता हूँ? कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुका लिया। रोने की आवाज के साथ नैनिका अभी भी उसकी हल्की आवाज को सुन सकती थी। मुझे माफ कर दो, बस एक बार और चांस दे दो, वरना मैं इस गिल्ट से मर जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बुला पाया था नैनी, एक बार वापस आ जाओ, बस एक बार। मैं ऐसा क्या करूं जो सब कुछ पहले की तरह हो जाए? कुछ भी मत करो। अनायास ही नैनिका की आवाज मनवीर के कानून पड़ी, जिससे उसने अपना सर उठाकर सामने खड़ी लड़की को दिखा। वह उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन धुंधली नजरों की कारण वह अभी भी उसे पहचान नहीं पाया था। हालांकि जब वह करीब खड़े होने के बाद मानवीर के सामने झुकी, तभी कहीं जाकर उसे नैनिका का चेहरा साफ दिखाई पड़ा। अगले ही पल नैनिका ने कहा, कुछ भी मत करो, परिस्थिति कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती, इसलिए कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हें नहीं अपने वाली, इसलिए चुपचाप अलीशा से शादी कर लो और एक सुखी जिंदगी जियो। अपनी बात खत्म करते हुए नैनीताल में किसी तरह खुद को मानवीर की आंखों में देखने से रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि अगर वह उसे देखेगी तो कभी दूर नहीं जा पाएगी और वह अपनी सौतेली बहन और मां की नज़र में हमेशा के लिए एक घर तोड़ने वाली बन के रह जाएगी, जिससे उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत थी। अपने आंसुओं को रोकने का यत्न करते हुए नैनिका एक पल भी और वहां ने रुकी और आवाज का बार है निकलने से रोकने के लिए अपने मुंह में और हाथ रख वहां से जाने के लिए कम उठने लगी, लेकिन वह ठीक से एक कदम भी ना चली होगी कि उसे अपनी कला आई और मनवीर की सख्त पकड़ महसूस हुई, जिसके एक पल बाद ही उसने खुद को हवा में उठा हुआ महसूस किया और दूसरे ही पल वो मनवीर के कंधे पर थी। उसका पैर आगे की तरफ था, वही उसका सर और पीठ का आधा हिस्सा पीछे की तरफ लटका हुआ था। वह उसे कंधे से उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पर अभी भी स्थिर नहीं थे। उसे पर से नैनीताल लगातार छटपटाए जा रही थी, जिससे मानवीर का बैलेंस और भी ज्यादा बिगड़ रहा था। फिर भी उसका नैनिका को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन जैसे तैसे वह घर के अंदर पहुंच गया। नैनिका को कंधे से नीचे उतरकर उसने उसके होठों को चिल्लाने के लिए खुलते देखा, जिसे रोकने के लिए मानवीर ने अपने होठों पर उंगली रखी और एक शुश की आवाज के साथ पीछे मुड़कर दरवाजे को बंद कर दिया। नॉट को घूमकर ठीक से लॉक करने के बाद उसने दरवाजे से चाबी निकाली और नैनिका की तरफ देख हल्की मुस्कान के साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नैनिका उसके पीछे तेज कदमों से चलते हुए उसे चाबी मांगने लगी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि मनवीर उसे चाबी को टॉयलेट में पलस करने के इरादे से जा रहा है। वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंच
मानवीर अंदर चला गया, लेकिन नैनिका आगे बढ़ने से पहले अक्वर्ड हो गई और बाहर रुककर चिल्लाती रही, मानवीर मुझे चाबी दो, अंदर जाने से पहले तुम्हें वह मुझे देना था ना, मेरी फ्लाइट है, कुछ देर में सुन रहे हो तुम, अब मुझे परेशान करना बंद करो और बाहर आकर चाबी दो। इधर बाथरूम के अंदर चाबी को प्लस करने के बाद मानवीर ने खुद को अपने काम के लिए शाबाशी दिया और बाथरूम से बाहर निकल आया। उसे अपने सामने खड़ा देख नैनिका ने अपने हाथ आगे कर दिया और नाराजगी से बोली, चाबी दो। नैनिका के गुस्से से फैल चुके आंखों को देख मानवीर हंसने लगा और बेझिझक बोला, वह तो मैं फ्लश कर दिया क्या। नैनिका मानवीर की हरकत पर चौंक गई और अगले ही पल उसने उसके कॉलर को पकड़ कर खींचते हुए कहा, दिमाग भी फ्लश कर लेते, मुझे अभी चाबी निकाल के दो, मेरी फ्लाइट है मुंबई की, नहीं दूंगीगा। महावीर कहते कहते नैनिका के कंधे पर ही लुढ़क गया और अपना बाकी बचा कुछ होश भी खो बैठा। इधर बंगलौर में एकांशी अयांश की बदलते मूड से काफी है सहज हो रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी की पकड़ महसूस हुई, जिसके एक पल बाद एक आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि इस लड़के की था जिसे कुछ समय पहले एकांशी को रोककर उसे परेशान कर रहा था। तो तुम यहाँ आकर खाना खा रही हो, मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें कहीं देखा था, लेकिन उसे समय से मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम हो कौन। कहते हुए हर्षित ने आयांश के ऊपर भी एक नजर डाली और हंसते हुए बोला, क्या बात है, तुम भी यही हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी उसूल कैसे हैं, कम से कम यह इस बदचलन बेशर्म लड़की से तो अच्छे और ऊंचे ही हैं, जो अपनी रंगीन रात के लिए काफी दिनों तक ट्रेडिंग सर्च लिस्ट में थी और अब मेरे सामने ऐसे बन रहे हो जैसे इस दुनिया में तुम दोनों जितना शरीफ कोई हो ही ना। लेकिन उसे रात जब तुम दोनों मीडिया द्वारा एक कमरे में रहेंगे हाथ पकड़े गए थे, वहां पर मैं भी बतौर गेस्ट मौजूद था। हर्षित के हर एक शब्द साफ और बिना किसी अशुद्ध के थे, जिसके कारण हर कोई इसी पर बात पर चर्चा करने लगा था कि आखिर एकांशी और आयांश के बीच रिश्ता कैसे और क्यों जुड़ा था। एक अनजान लड़का क्यों एकांशी को बेशर्म लड़की कहानी से नहीं झिझक रहा था। टेबल के चारों तरफ का वातावरण धीरे धीरे संदेहास्पद होने लगा था। अब रेस्टोरेंट में मौजूद हर कोई रह रहकर बस एकांशी और आयत की तरफ ही देख रहा था और उसके बारे में बातें कर रहा था। कौन से कॉन्फिडेंट की कमी के कारण एकांशी को ये समझ नहीं आ रहा था कि हर्षित के बातों पर उसे क्या प्रतिक्रिया करना है, इसीलिए धीरे धीरे गंभीर और उदास होते हुए उसके एक्सप्रेशन से यह साफ जाहिर होने लगा कि कितनी ज्यादा दुखी और घबराई हुई है। एकादशी की हालात इस पल ऐसी थी जैसे उसके और अयांश के रिश्ते को किसी ने भरी महफिल के सामने एक्सपोज कर दिया था, वह भी इतने जलील लफ्जों के साथ। टेबल के चारों को एक अजीब तरह का सन्नाटा वर्ष हुआ था। कृति अपनी उठाई हुई चम्मच को नीचे रख चुकी थी, वही आदित्य भी बड़े ध्यान के साथ हर्षित की बात को सुन रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां विचलित थी, लेकिन तब भी वह शांत ही बना हुआ था। उसने एक वक्त एकांशी से कोई भी सवाल पूछना सही नहीं समझा और शायद इसी कारण उसने आयांश देखना और उसके भाव पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसा कि आयांश को समझना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए आदित्य ने डायरेक्ट पूछा, आयांश क्या हो रहा है, ये कौन है ये लड़का और किस तरह की बातें कर रहा, यह एकांशी के बारे में इसे कहो कि मेरे दोस्त को परेशान ना करें और चुपचाप यहाँ से निकल जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। आयांश, जो कि अभी अभी शांत बना हुआ था, वह कहीं ना कहीं हर्षित की बातों में जाहिर होती सच्चाई को काफी लंबे समय तक अकेले ही ढोता आया था। उसने कभी भी एकांशी को इतने लोगों के सामने एक्सपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा था और आज उसके सामने ऐसी स्थिति थी जिसमें उसे एकांशी और अपने रिश्ते की शुरुआत पर अफसोस हो रहा था। भले ही उसका दिल एकांशी और अपने रिश्ते की शुरुआत पर अफसोस हो रहा था, भले ही उसका दिल एकांशी के लिए एहसास जगा चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन से यह बात नहीं निकलती थी कि एकांशी ने
उसके साथ फरेब किया था, फिर भी उसे इस वक्त एकांशी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एकांशी की तरह उसे भी एक और कहासा दर्द गिरते जा रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें एकांशी की तरफ उठाए और उसे ही देखने लगा। वह उदास मन से बैठी हुई थी, लगातार यही कोशिश करते हुए कि वह सबके सामने खुद को सामान्य दिखा सके, लेकिन उसके भींचे हुए होता इस वक्त कुछ और ही बयां कर रहे थे। आयांश 5 सेकंड तक आकांक्षी को ही निहारता रहा और फिर अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो गया और ठंडी लेकिन संशय भरी आवाज में भीड़ की आवाज को शांत करते हुए हर्षित की ओर देखकर बोला, बैड मेरा पत्नी मेरी, तो आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? एकांशी के लिए इतने जलील शब्द निकालना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम कभी भी इस लायक नहीं थे। ये सब कहते हुए अचानक आयांश का न जाने कब से दबा हुआ गुस्सा उसने चरम पर पहुंच गया। फिर भी उसे बच्चा मानकर आयांश ने उसे नजरअंदाज करना ही सही समझा और अपने गुस्से को पी गया। अपने हाथों को मुट्ठी को करते हुए वह कहने लगा, अभी के अभी अपने सभी शब्दों को वापस लो और इन सभी की उपस्थिति में एकांशी से माफी मांगो। आयांश की इतनी चेतावनी के बाद भी हर्षित माफी मांगने या अफसोस करने के बजाय हंसने लगा और एकांशी पर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोला, माफी? वह भी इस जैसी लड़की से? इस जैसी लड़कियां और तुम जैसे लड़कों की वजह से ही सोसाइटी में हम जैसे लड़कों को भी बुरा समझा रहा है। इससे टकराने के बाद मैं गंदा हुआ पड़ा हूँ, इसीलिए माफी इससे मांगनी चाहिए मुझे, ना कि मुझे। इतना कहने के बाद हर्षित गुस्से से दांत पीसते हुए एकादशी की तरफ झुका और उसके कानों में जोर से चिल्लाते हुए बोला, बदजात औरत! हर्षित का इतना कहना था कि आयांश की भौहें गुस्से से तंग गई। उन दोनों शब्दों को सुनने के बाद तो आदित्य और कृति भी अपनी जगह से खड़े हो गए और हर्षित को का जाने वाली नजरों से घूरने लगे। ऐसे में आयांश का खून कैसे न उबलता? आखिरकार वह अब इससे ज्यादा अपने गुस्से को संभाल न पाया और अगले ही पल उसने हर्षित को वहां को पकड़ कर अपनी ओर घूम लिया, जिसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का धरते हुए बोला, उसे भी ज्यादा तेज आवाज में गरज, जो कि इतनी अरकोरोशित और तेज थी कि एकांशी, जो कि अभी भी कुर्सी पर बैठी थी, अचानक से कांप गई। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, इज्जत है वो मेरी और तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। आयांश उसका कॉलर पड़े लगातार चिल्लाई जा रहा था। पहले मुके से ही हर्षित के होठों से खून निकल आया था और उसके जबड़े से भी दर्द शुरू हो गया था, जिसके कारण वह कहीं ना कहीं डर गया और अपने आप को आयांश से छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन जैसे कि आयांश अब खुद को नियंत्रण में नहीं ला पा रहा था, जिसके कारण उसे करने के लिए उसने वापस से अपने दूसरे हाथ को भींचना शुरू कर दिया। हालांकि वह उसे अपने जबरदस्त जाति को मुट्ठी में भींचना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसे लड़के को एक बार और घायल कर पाता उससे पहले ही एकांशी, जो कि बदजात औरत कहलाने से अंदर ही अंदर टूट रही थी, एक का एक उठकर उसने आयांश के कंधे पर हाथ रख दिया और अपने हमेशा की तरह मीठी और पतली आवाज में बोली, रुक जाए, वह बस एक बच्चा है। बच्चा है तो क्या? आयांश गुस्से से भी पड़ते हुए चिल्लाया और अपने मुख्य को पीछे खींचकर तेजी उसके चेहरे पर वापस मारने ले गया। हालांकि हर्षित को मारने से पहले उसकी नजरें एक बार को एकांशी के चेहरे की तरफ भी मुड़ गई, जो कि लगभग हर्षित के समीप ही खड़ी थी। एकांशी के चेहरे पर एक अजीब सी डर नजर आ रही थी, जो कि शायद उसके आप पर से बाहर हो चुके गुस्से के कारण था। हर्षित के मुंह पर एक और जोरदार मुक्का लगने से पहले ही आकांक्षी ने अपनी आंखें मीट कर बंद कर ली और अपने हथेली को भी मुट्ठी बनाकर थोड़े ऊपर तक उठा लिया। एकांशी को डर और अजीब सी कसम साहत के बीच फंसा हुआ देख आयांश ने अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे कर लिया और एक तक उसे ही निहाने लगा। शोर के अचानक बंद हो जाने से एकांशी ने भी आहिस्ते से अपनी आंखों को खोल दिया। आयांश को थोड़ा शांत देख उसे हल्की राहत तो मिली, लेकिन फिर भी उसका दिल दिमाग शांत नहीं था। शायद इसलिए दोनों लंबे समय के लिए एक दूसरे को यूं ही देखते रह गए थे। आयांश
एकांशी के आंसुओं को हर सेकंड उसके गालों पर लुढ़कता हुआ देख रहा था। वह क्या सोच रही होगी इस वक्त इसका अंदाजा भी आयांश नहीं लग पाया था कि तभी एकांशी ने इस प्रकार रोते हुए अपने सर को धीरे धीरे नामे हिलाया, जैसे वह उसे किसी चीज के लिए मना कर रही थी। लेकिन जैसा कि आयांश ने पहले ही हर्षित के कॉलर को छोड़ दिया था और उसे मार भी नहीं रहा था, फिर वह किस बात के लिए मना कर रही थी वह इस पर ठीक से कोई राय भी नहीं बन पाया था कि इस पल एकांशी बिना कुछ कहे तेजी से पलटी और दौड़ते हुए रेस्टोरेंट की एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। एकांशी को यूं भगत देख आदित्य और करती में एक दो बार उसका नाम पुकारा, लेकिन जैसा कि वह रुकने के इरादे में नहीं थी उसने पीछे पलटकर देखा तक नहीं और देखते ही देखते दरवाजे से बाहर चली गई। उसके जाने के एक सेकंड बाद ही आयांश के दिमाग में जैसे झटक कर लेगा और एहसास हुआ कि एकांशी के सर हिलाने का यह मतलब था कि उसके जाने के बाद वह उसके पीछे ना आए और उसे ढूंढने की कोशिश भी ना करे। सब कुछ साफ समझने के बाद आयांश ने एक पल और वहां खड़े होने में बर्बाद नहीं किया और बिना अपने ब्लेजर को कुर्सी से उठा तेजी से दौड़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। दरवाजे के करीब खड़े होकर उसने सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक अपनी नजरों से एकांशी को तलाशा, लेकिन उसे वो वहां कहीं भी नजर नहीं आई। भाग 154। अचानक आयांश को सामने देख आकांक्षी सहम गई। उसे यकीन नहीं था कि आयांश इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा, इसीलिए बिना सोचे समझे वहां से फिर भगाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह ठीक से चल भी ना सकी होगी कि उसका दिमाग ठंड लगने की वजह से घूमने लगा, जिसके कारण उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और अगले ही पल उसने खुद को आयांश के मजबूत बहन में गिरने से रोके हुए पाया। बंद होने की आंखें और होते हो उसके बीच भी उसके दिमाग में राजवीर की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स निकलते हुए तस्वीर ही उभर रही थी। शायद यही वजह था कि वह अभी भी होंठों में एक ही बात रात रही थी, मुझे जाने दीजिए आप उसके साथ खुद मैंने कुछ नहीं की। मैं उसे घटना को याद नहीं सकती, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कहते हुए उसकी पलकें और भरी हो गई और वह धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर खोलने लगी। कमजोर पड़ती उसे चेतन के साथ वह आयांश के शांत और आंसू से भारी आंखों में देख रही थी। इस पल आयांश की मध्यम लेकिन सुनाई पड़ने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि कह रहा था भागने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। आयांश की आवाज सुनने के बाद उसने बड़बड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी बाहों में ही निढाल हो गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी माथे पर पड़ी बल ज्यों का त्यों नजर आ रहा था। उसकी परेशानी को लकीरें अभी भी चेहरे से गायब नहीं हुई थी। हालांकि बारिश के पानी में काफी लंबे समय तक रहने की वजह से उसकी स्क्रीन और अधिक गौरी और मुलायम नजर आ रही थी। ठंड लगने की वजह से उसकी नाक हल्की गुलाबी हो गई थी। चेहरे पर गिरता पानी उसकी लंबी सुनहनुमा गार्डन से होते हुए उसके कपड़ों के भीतर जा रहा था, जो उसे आकर्षक दिखाने के लिए काफी था। कपड़े भीगने की वजह से उसके शारीरिक उभर भी साफ नजर आ रही थी, जिसे देख आयांश असहज हो गया। तब भी उसके भाव शून्य और सादगी से भरे हुए ही थे। जल्दी ही उसने एक साथ से आकांक्षी के निष्क्रिय हो चुके शरीर को संभाल और दूसरे हाथ से अपने शरीर के ब्लेजर को निकालकर उसके सीने को ढक दिया। अपनी बाहों में उठाने के बाद उसने आदित्य को एक नजर देखा और उसे दबी सी आवाज में थैंक यू खाने के बाद वहां से जाने लगा। लेकिन जैसा कि आदित्य समझ चुका था कि आयांश और एकांशी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए उसने आयांश को जाने देने से पहले टोक, तुमने इसके साथ क्या किया है जो ये तुमसे दूर भागना चाहती है। आदित्य के सवाल पर आयांश के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और वो उसे बारिश की तेज बौछार में आकांक्षी के पीले पड़े बेहोश चेहरे को एक तक देखने लगा। उसे सन्नाटे से भरे वातावरण में वह बारिश की ठंडी बूंदे आयांश को आकांक्षी के साथ किया अपने अब तक के सारे बर्ताव याद दिलाने लगा था, जो उसके दिल में सुई चुभने जैसा था। उस पर से आदित्य का सवाल उसके परेशान मां को और अधिक तंग कर रहा था। शायद इस
इसलिए वह वहीं खड़ा चुप रहा। उसकी चुप्पी को देख आदित्य अपनी जगह से चलकर उसके सामने आ गया और अपने हाथ को बांधे बोल, जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना जिस लड़की को तुमने अपने बाहों में थाम रखा है वह तुम्हारे और दुनिया के नजरिए से अलग है। एक बार उसे अपने दिल की नज़र से देखने को कोशिश करो। तुमने जैसा उसे जज किया है वह उसे तरह की नहीं है। उसकी तकलीफ समझो। एकादशी सिक्वेश से भागने वाली लड़की नहीं रही है, और अगर वह इस बार ऐसा कर रही है तो अंदर तक टूट गई है या तुमसे दूर जाने का फैसला कर चुकी है। इतना कहते हुए आदित्य ने अपने दोनों हथेलियां को ऊपर किया और एकांशी के चेहरे के ऊपर फ्लैट हुई बारिश पानी को अपने हाथों पर रोकने लगा, जिसे देख आयांश को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आदित्य एकांशी के प्रति अपने मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तभी आदित्य ने फिर कहना शुरू किया, देखो आयांश, मेरे लिए ये लड़की बहुत स्पेशल है। ये पहली लड़की थी जो मेरी दुनिया में आई थी और इसी ने मुझे जीने की पहली चाहत दी थी। इसलिए अगर मैं दोबारा इसे रोता देखता हुआ तो इसे तुमसे दूर ले जाऊंगा, उसे जगह जहां ये खुश रहेगी। आदित्य की पूरी बात आयांश शून्य भाव के साथ सुनता रहा, लेकिन जब आदित्य ने उसे कहा कि वह एकादशी को उससे दूर ले जाएगा तब आयांश ने अपनी सुनी और गहरी आंखों से उसे एकटक दिखाना शुरू कर दिया। आदित्य उसके इस बर्ताव से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था, इसलिए वह आयांश के मन की बात को जरा भी बाप ना सका और अपनी हथेली को आकांक्षी के चेहरे से पीछे खींचते हुए अपनी बहन को हवा में फैलाकर अदब से बोला, अगर तुम्हारी इच्छा इसका ख्याल रखने का नहीं हो रहा तो लव एकांशी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, मेरे लिए यह बोझ नहीं होगी। आयांश की पकड़ एकांशी पर तब थोड़ी कई गई थी जब आदित्य ने उसे आकांक्षी को अपनी बहन में रखने का इशारा किया, इसलिए आयांश में झट से अपने कदम पीछे लिया और अजीब तरीके से अपनी झुंझलाहट को छुपाते हुए बोला, तुमने इसे ढूंढे में मेरी मदद की उसके लिए मैं पहले ही अपना आभार व्यक्त कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस पर अपना हक जता सकते हो। मैं इसे बोझ नहीं मानता, भले ही ये तुम्हारी दुनिया की एक छोटी हिस्सा रही होगी, लेकिन मेरे लिए और मेरी दुनिया को मैं खुद संभाल सकता हूँ। ऐसी बात है तो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बाहों में बेहोश पड़ी लड़की और बीमार पड़ जाए, लेकिन मैं उसे देखने आऊंगा क्योंकि मुझे अब तुम पर यकीन नहीं है। आदित्य ने कहते हुए अपने हाथ को नीचे किया और आयांश के जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया।